नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन प्रोग्राम और मे बी ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। अगर प्रोग्राम ज़्यादा लंबा होगा तो हम 2 लेक्चर में इसको कवर करेंगे, अदरवाइज इसी में हम कंप्लीट करने वाले हैं। एक्सटेंशन प्रोग्राम मीन्स यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है कि जब से आज़ादी के पहले से जो है ये प्रोग्राम्स चलाए गए थे, कैसे जो है रूरल में जो रहने वाले लोग हैं, गांव में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उनको सुधारा जा सके, कैसे जो है विलेज में क्रॉप का प्रोडक्शन हो गया, उनकी हेल्थ हो गई या उनका इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, उसको कैसे बढ़ाया जा सके। तो एक्सटेंशन प्रोग्राम को 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया। एक होता है प्री इंडिपेंडेंस, 2 तरीके से यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस इरा, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंट इरा मतलब आज़ादी के पहले का जो युग है, आज़ादी के पहले का युग है, उसमें कौन कौन से एक्सटेंशन प्रोग्राम यहाँ पे चलाए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आज़ादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में क्या क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, चलाए गए हैं और अभी फिलहाल चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस इरा की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले अगर कोई प्रोग्राम है तो उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे क्या, रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, ठीक है, RRS, रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। ये जो है एक्सटेंशन प्रोग्राम हालांकि चल तो बहुत पहले से रहा, जब से एग्रीकल्चर का जो है शुरुआत हुई है ना, 1881 में जो है जो अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बना है, 1971 से चल रहा है, जिसमें जो है जिसको ड्रेक बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रेवेन्यू एंड कॉमर्स जब बना है, ठीक है। एग्रीकल्चर में रिसर्च शुरू हो गए थे काफ़ी पहले से, बट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो रही। तो रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम जो है, इसको कई बार आपको यहाँ पे मिल जाएगा मॉडल विलेज, ठीक है, मॉडल विलेज के नाम से भी आपको मिल जाएगा रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। और ये रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम जो है ये कहाँ पर शुरू हुई और किसके द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम कहाँ पर शुरू हुई और किसके द्वारा शुरू की गई थी और इसमें क्या काम किया गया, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टेड बाय की बात करें तो ये शुरू किया था डेनियल डेनियल हेलमिल्टन ने शुरू किया था। कहाँ पर? डेनियल हेलमिल्टन ने स्टार्ट किया था इन 1903 एट कहाँ पर? सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल स्टेट, ठीक है। मतलब जो रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम थी वो डेनियल हेलमिल्टन, देखो आज़ादी की पहले की बात है 1903 की, तो उस समय तो कोई ना कोई अंग्रेजी होंगे, तो डेनियल हेलमिल्टन साहब थे। इन्होंने सुंदरबन मतलब जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो सुंदरबन जगह है वहाँ पर जो है रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम को शुरू किया था। वहाँ पर क्यों शुरू किया गया कि जो वैसे तो सभी जगह पूरे भारत में ही जो है रूरल एरियाज जो है काफ़ी बैकवर्ड था, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल या जो पॉलिटिकल देखे तो काफ़ी बैकवर्ड था रूरल एरिया। लेकिन इन्होंने जो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन में इसकी शुरुआत की स्कीम की। इस स्कीम के अंदर क्या था, इस स्कीम के अंदर था कि मॉडल विलेज क्रिएट करना, ठीक है। इस स्कीम के अंदर क्या था, टू क्रिएट मॉडल विलेज, ठीक है, मॉडल विलेज क्रिएट करना ये था। और ये इसका क्या था, कॉन्सेप्ट था। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता था, तो याद रखना किस प्रिंसिपल पे ये काम करती थी स्कीम। इसका प्रिंसिपल क्या था, ये जो था किस प्रिंसिपल पे, बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे काम करता था, सहकारिता के प्रिंसिपल पे काम करता था कि क्या करो, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो, कोई कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बना लो, जिससे क्या हो लोगों को वहाँ पर कुछ पैसा मिल जाए, कुछ ऋण मिल जाए। और कोई एक इंस्टीट्यूशन बना लो जो इनको ट्रेनिंग दे दे किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए, किसी भी काम के लिए। तो ये क्या करें, अपना खुद का हेल्प करें या जो भी है, यहाँ पर क्या हो, रूरल डेवलपमेंट हो, इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सुधरे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या था, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। कोऑपरेटिव मतलब सहकारिता के आधार पर जो है यहाँ पर सारा काम होता था। अब इस आधार पर, किस आधार पर, बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। तो इस कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के बेसिस पे इन्होंने पहला मतलब एक
वन मॉडल विलेज, मॉडल जो है वन मॉडल विलेज इन्होंने बनाया, एक मॉडल विलेज बनाया, साथ में क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, ठीक है। वन मॉडल विलेज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप इन्होंने किया कब, अप टू 1916, मतलब 1916 तक। देखो 2003 में ये स्कीम आई, इन्होंने स्कीम पर कहाँ काम किया, सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर का मेन काम क्या था, मॉडल विलेज बनाना, ठीक है, विलेज को मॉडल बनाना, ठीक है। मॉडल विलेज जो है कॉन्सेप्ट था इनका, मॉडल विलेज बनाने का ये पूरा इनका क्या था, कॉन्सेप्ट था। अब इसके अंदर क्या था, क्या मॉडल विलेज कॉन्सेप्ट में क्या था, एक मिनट, बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, मतलब सहकारिता के साथ सब लोग साथ में आकर कुछ कमिटी बनाकर या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर काम करें। तो इन्होंने एक मॉडल विलेज बनाया, साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, कब, अब 1916 तक। तो 1903 से लेके 1916 तक में इन्होंने एक मॉडल विलेज बनाया था और क्या किया था, एक सोसाइटी यहाँ पे बनाई थी, ठीक है। मैं थोड़ा सा डेप्थ में आपको ले जा रहा हूँ, इतना डेप्थ में मुझे नहीं लगता कोई पढ़ाएगा, सीधे बता देगा। 1903 में आया था रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम और डेनियल हेलमिंटन ने इसको स्टार्ट किया था सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर। फिर 1924 में इन्होंने क्या किया, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड क्या किया, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव मार्केटिंग एजेंसी सेट की, कोऑपरेटिव मार्केटिंग एजेंसी सेटअप, ठीक है। ये दोनों काम 1924 में। 1924 के बाद फिर 1934 में इन्होंने क्या किया, एक रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट खोला, ठीक है, इंस्टीट्यूट खोला। ये इंस्टीट्यूट क्या करता था, ये इंस्टीट्यूट करता था, प्रोवाइड करता था क्या, ट्रेनिंग फॉर कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करता था रूरल रिकंस्ट्रक्शन जो इंस्टीट्यूट था। तो ये डेनियल हेलमिंटन ने इतना काम किया रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के थ्रू, रूरल को डेवलप करने के लिए, उसको एक नया मॉडल विलेज बनाने के लिए ये सारे काम यहाँ पर किए गए। ये पहला था, ठीक है, ये आज़ादी के पहले बहुत सारे काम हुए। दूसरा था हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये इसमें सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कोऑपरेटिव मूवमेंट किसने दिया, कोऑपरेटिव मूवमेंट किसने दिया और कब दिया, और इसका जो है क्या फाइनेंशियल क्या था ये देखते हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है ये 1904 में आया, ठीक है, 4 में आया, और इसको किसने दिया, एफ मतलब फ्रेडरिक निकोलसन ने इसको दिया। और ये जो था इंडिविजुअली फाइनेंस था, इंडिविजुअली फाइनेंस था, ठीक है। इसको इंडिविजुअली फाइनेंस किया था किसने, एफ निकोलसन ने, कोऑपरेटिव मूवमेंट को। ये कोऑपरेटिव मूवमेंट जब 2004 में आया था ना, 2004 में जब आया था, ये नॉन क्रेडिट सोसाइटी थी, ठीक है, नॉन क्रेडिट सोसाइटी थी। 2012 में इसको क्या किया, 1912 में इसको क्या किया, क्रेडिट सोसाइटी बनाया गया। क्रेडिट सोसाइटी मतलब जो क्रेडिट ऋण वगैरह दे सकती है। तो 2004 में ये नॉन क्रेडिट सोसाइटी की तरह वर्क कर रहा था कोऑपरेटिव मूवमेंट। एफ निकोलसन ने इसको फादर है इसके, और इंडिविजुअली ये फाइनेंस था। फिर क्या था, इसको 2012 में क्रेडिट सोसाइटी बनाया गया, ठीक, इतना इसके अंदर याद रखना आपको। नंबर 3 की बात करते हैं, नंबर 3 पे आ जाओ, गुड़गांव प्रोजेक्ट। अब गुड़गांव प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्टेड बाय F.L. ब्राइने इन 1920। F.L. ब्राइने ने 1920 में इसको स्टार्ट किया था गुड़गांव प्रोजेक्ट को, ठीक है। F.L. ब्राइने ने 1920 में क्या किया था, स्टार्ट किया था क्या, 1920 में, ठीक है। F.L. ब्राइने क्या है, कौन है, तो जो F.L. ब्राइने है, F.L. ब्राइने had been appointed
ऑन द पोस्ट ऑफ डिप्टी कमिश्नर, एज ए डिप्टी कमिश्नर इसको अपॉइंट किया गया था इन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में इनको एज ए डिप्टी कमिश्नर क्या किया था, अपॉइंट किया था। और वहीं पर इन्होंने क्या किया, ठीक, ही बिगेन दिस प्रोजेक्ट, और वहाँ पर इन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। ये प्रोजेक्ट कब हुआ, स्टार्ट हुआ 1920 में। देखो अलग अलग बुकों में अलग अलग ईयर्स दिए हुए हैं। मैं आपको बता दूं मैं कहाँ से ये लेके आपको पढ़ा रहा हूँ, याद रखना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको eonlinecourse.iasri.res, ये ICR की साइट है, यहाँ से ही मैंने डाटा लिया हुआ है, ठीक है, मैंने वहाँ से डाटा लिया हुआ है। आप TNAU की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ डाटा आपको वेरी मिलेगा, वहाँ पर ये 1921 मिल जाएगा आपको गुड़गांव प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एज पर दी एग्जाम, हालांकि इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं जहाँ पर कंफ्यूजिंग चीज़ें होती है कि गुड़गांव प्रोजेक्ट जो है 1920 में हुआ और तमिलनाडु जो है यूनिवर्सिटी है वो 21 बोलती है, श्री निकेतन को 1914 बोलती है, जबकि ये जो बोलता है 1920 में हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज तक पूछे भी नहीं गए हैं, लेकिन आपके पास कम से कम ये रहता ना क्लेम करने के लिए कोई ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। तो ये ICR की वेबसाइट है, ICR की साइट है, ये जो IASRI मैंने लिखा ना, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो ICRI दिल्ली में है, तो उसकी साइट पर ये सारी चीज़ दी हुई है। और मोस्ट ऑफ दी जो है आपको फैकल्टी या टीचर जो मिल जाएंगे एग्रीकल्चर में, वो इसी को फॉलो करते हैं और TNU को फॉलो करते हैं, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को फॉलो करते हैं, ठीक। तो आप जो है एज पर दी ऑप्शंस, एज पर दी क्वेश्चंस आपको आंसर करना है। तो इन्होंने क्या किया, ये गुड़गांव प्रोजेक्ट को शुरू किया था गुड़गांव के अंदर एफएल ब्रायने ने 1920 में, ठीक है। ये एज ए डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर अपॉइंट किए गए थे, क्लियर है, डिप्टी कमिश्नर एज ए किए गए थे। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्रोजेक्ट का, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पीपल, गांव के लोग हैं उनका स्तर सुधारना, अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पीपल। उसके लिए क्या क्या काम करने थे, पहला इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाना। दूसरा क्या था, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर था उसको कंट्रोल करना, मतलब कंट्रोल एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना। इम्प्रूव इन हेल्थ, उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाना, ठीक। इम्प्रूव इन इकोनॉमिक कंडीशन, ये इनका मोटिव था, किनका, एफएल ब्रायने का, ठीक है। कि रूरल पीपल को क्या करना है, उनको अपलिफ्ट करना है, उनके स्तर को सुधारना है, तो उनका क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाओ, उनकी जो है एक्स्ट्रा खर्चा है वो उसको कंट्रोल करो, इम्प्रूव हेल्थ का इम्प्रूवमेंट करो और इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारो। अब क्या हुआ कि ये प्रोग्राम कब हुआ, स्टॉप दिस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम कब बंद हो गया, आफ्टर ट्रांसफर्ड ऑफ ब्रायने। तो ये ब्रायने साहब का जब ट्रांसफ़र कर दिया गया किसी और जगह पे, तो ये प्रोग्राम जो है क्या हो गया, बंद हो गया। क्यों, क्योंकि ये प्रोग्राम इन्हीं के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ था, इन्हीं ने क्या किया था, वहाँ पर इसकी शुरुआत की थी। जब शुरुआत करने वाला व्यक्ति ही वहाँ रहा, उनके जो सेंटिमेंट्स से जो प्रोग्राम शुरू किया था, जब उनका ही ट्रांसफ़र कर दिया गया तो ये प्रोग्राम बंद हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम नंबर 4, श्री निकेतन प्रोजेक्ट। श्री निकेतन जो प्रोजेक्ट है, ये अगर मैं एज पर दी TNU बात करूँ, TNAU, ठीक है, TNAU की बात करूँ तो इन्होंने 1914 दिया हुआ है अपने नोट्स में, और मैं IASRI की साइड से बात करूँ तो उन्होंने दिया है 1920, ठीक है। तो मैं आपको IARI की साइड से पढ़ा रहा हूँ, आप देख लेना। हालांकि क्वेश्चन यहाँ से कभी पूछा नहीं गया है कि यह है कि ये है कि श्री निकेतन कब शुरू हुआ है। तो तमिलनाडु के यूनिवर्सिटी में वो 1914 बोलता है, IASRI जो 1920 बोलता है। अब देखो
कि ऑथेंटिक सोर्स कहीं नहीं है, कोई 14 बोल रहा है, कोई 20 बोल रहा है, कैसे हम पता करेंगे ऑथेंटिक सोर्स क्या है? तो इस ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो पूछे भी नहीं जाते हैं, है ना। और शायद मेरे हिसाब से अगर आप अरुण कात्यायन पढ़ोगे तो अरुण कात्यायन में 1908 और 1921 दे रखा है, ठीक है। अरुण कात्यायन की बात करूँ तो उसमें 1908 और 1921 दे रखा है, दिख रहा है शायद, एक मिनट, हाँ 1908 और 1921 दे रखा है किसमें? अरुण कात्यायन के अंदर। तो यहाँ अरुण कात्यायन को आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव बुक है, उसको मान्य नहीं किया जाता है। लेकिन आप TNU और ISRI की जो साइट है इसको आप क्लेम कर सकते हो, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये उनको ऑथेंटिक माना जाएगा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें, हालांकि क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है। तो श्री निकेतन जो प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्टार्टेड बाय श्री रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। श्री रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे क्या है, जो जनगण मन जो इन्होंने लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, उन्होंने यह श्री निकेतन प्रोजेक्ट शुरू किया था कब? इन 1920। कहाँ पर? तो कहाँ पर? तो याद रखना श्री निकेतन में। तो यहाँ लिखना कि जो श्री निकेतन है, जो श्री निकेतन है, श्री निकेतन इज situated about Sri Niketan situated about 100 kilometer away from Kolkata in West Bengal state। तो जो वेस्ट बंगाल स्टेट है वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर क्या है? ये श्री निकेतन है। कितना? 100 किलोमीटर दूर है क्या? कोलकाता, ठीक है। वेस्ट बंगाल स्टेट से लगभग 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी कोलकाता। समझ में आ गया? अब इनका जो मेन पर्पज क्या था, ये श्री निकेतन प्रोजेक्ट चलाने का मेन पर्पज क्या था? तो इन्होंने क्या किया वहाँ पर? टोल, ठीक है। इनिशियली क्या किया इन्होंने? सिलेक्टेड ओनली, या बोल सकते हैं जो श्री निकेतन प्रोजेक्ट है इनिशियली कवर 8 विलेज ओनली, ठीक है। शुरुआत में इन्होंने 8 विलेज पर ये काम किया। उन्होंने सोचा कि अगर ये 8 विलेज में सक्सेस होता है तो इसको हम पूरी कंट्री के अंदर ले जाएंगे इस प्रोजेक्ट को। और इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य क्या था? डेवलपमेंट ऑफ विलेज डेवलपमेंट, ठीक है। विलेज डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट बोल सकते हो, प्रोग्राम ही सारे हैं। तो शुरुआत में इन्होंने 8 विलेज को लिया और लेटर एक्सटेंडेड टू 15 विलेज। बाद में इन्होंने क्या किया? 15 विलेज तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। चलिए, जो श्री निकेतन प्रोजेक्ट है उसका जो मेन एम क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? जैसे हमने बोला कि 8 गांव में शुरुआत में इसको चलाया गया था और फिर बाद में 15 गांव में इनको एक्सटेंड कर दिया था। तो इनका जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो मेन पर्पज क्या था कि भाई रूरल डेवलपमेंट करना। कुल मिला के जितने भी हम पढ़ रहे हैं सारे रूरल डेवलपमेंट ही करेंगे, विलेज का डेवलपमेंट ही पढ़ेंगे, सबका मेन उद्देश्य यही है। बट इनका ये था कि इसको मैं थ्रू आउट दी कंट्री ले जाऊँ, ठीक है। 8 गाँव में शुरू किया, फिर 15 में एक्सटेंड किया, थ्रू आउट दी कंट्री में इसको ले जाऊँ, ठीक है। लेकिन इनका जो सपना है वो पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो इनका क्या था कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस श्री निकेतन प्रोजेक्ट का, या मेन उद्देश्य क्या होता है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल, ठीक है। लोगों का चौतरफा विकास होना ये उनका उद्देश्य था। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टॉप हो गया, फेल हो गया बोल सकते हैं, स्टॉप ड्यू टू डेथ ऑफ श्री टैगोर, ठीक है। टैगोर साहब के मरने की वजह से ये जो है क्या था, ये जो है क्या प्रोजेक्ट है ये रुक गया, ये बंद हो गया, ये फेल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो था, ये पूरा प्रोजेक्ट जो था श्री निकेतन प्रोजेक्ट, ये पूरा जो है ये श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के आसपास ही था, उनके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ था। तो इनकी डेथ होने की वजह से ये जो है प्रोजेक्ट यहीं पर बंद हो गया, आगे नहीं बढ़ पाया। क्या था इसका मेन? श्री निकेतन प्रोजेक्ट जो है
कहाँ शुरू हुआ था, तो बिल्कुल श्री निकेतन नामक जगह है जो वेस्ट कलकत्ता से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ के आसपास के इन्होंने 8 गांव लिए थे, वहाँ पर ही शुरू किया था 1920 में, और तमिलनाडु के अकॉर्डिंग जो है 1921 में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या था, एम क्या था, रूरल डेवलपमेंट, ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट, मतलब जो ग्रामीण लोग हैं उनका चौतरफा विकास करना। स्टॉप क्यों हो गया, रुक क्यों गया, बंद क्यों हो गया, क्योंकि टैगोर साहब की डेथ होने की वजह से। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 6, सेवाग्राम। सेवाग्राम जो है ये प्रोजेक्ट कब आया, तो सेवाग्राम जो है स्टार्टेड बाय गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी, स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, कब, इन 1920। अब ये जो 1920 है वो मैं बोल रहा हूँ ना, IASRI साइट से है, और बाकी आपको 1921 मिल जाएगा, कहाँ पे, TNAU में, और अगर आप अरुण कात्यायन में देखोगे तो मैं भी शायद 1927 मिले, 1920 से 1927 मिले। तो ये दो मैं ऑथेंटिक सोर्स ले रहा हूँ, ताकि यहीं से ज़्यादातर डाटा एग्जाम फॉलो करती है। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा 1920 में ये सेवाग्राम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अब सेवाग्राम में कहाँ पर ही शुरू किया गया था, सेवाग्राम प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया था, तो एट सेवाग्राम, वर्धा, महाराष्ट्र। वर्धा आश्रम था इनका, सेवाग्राम में एक आश्रम था, वर्धा आश्रम, वहाँ पर महाराष्ट्र में, वहाँ पर ये जो है सेवाग्राम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अब सेवाग्राम प्रोजेक्ट को और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इनका जो है क्या मेन उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देम, उन लोगों की मदद करना जो खुद अपनी मदद करे। ठीक है, उन लोगों की मदद करना जो खुद अपनी मदद कर सकते हैं। मतलब क्या था कि देखो, गांधी जी जो थे वो क्या थे, काफ़ी सोशल वर्कर थे। ठीक है, सोशल वर्कर थे। तो इन्होंने अपना महसूस किया कि आने वाले समय में, लंबे समय में क्या होगा, हमारी जो कंट्री, हमारे कंट्री के जो लोग हैं, जो हमारा देश है, वो क्या होगा, पिछड़ेगा, किसी ना किसी कारण से पिछड़ेगा, हमारे देश को दबाया जाएगा, यहाँ के लोगों को दबाया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सेवाग्राम जो है प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य क्या था कि लोगों को क्या करना, अपलिफ्ट करना, लोगों का क्या करना, डेवलपमेंट करना, किस तरीके से। ठीक है, हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देम, मतलब यहाँ पर क्या था, अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल, लोगों का स्तर सुधारना। तो लोगों का स्तर सुधारना, उनके लिए कई सारी चीज़ें उन्होंने की। पहला क्या था, इन्होंने बोला कि स्प्रेड खादी एंड चरखा, खादी एंड चरखा को इन्होंने स्प्रेड करने की बात की। दूसरा इन्होंने बोला क्या, प्रोग्राम फॉर हेल्थ के लिए प्रोग्राम चलाना चाहिए। फिर इन्होंने बोला प्रोग्राम फॉर इकोनॉमिक हेल्थ के लिए प्रोग्राम चलाना चाहिए लोगों की। ठीक है, फिर यहाँ आना चाहिए प्रोग्राम फॉर प्राइमरी एंड एडल्ट एजुकेशन, के लिए प्रोग्राम चलाना चाहिए। फिर पॉपुलराइज दी मदर टंग एंड नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, मदर टंग और जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है उसको भी हम क्या करें, फैलाएं, उसको पॉपुलर करें। प्राइमरी और एडल्ट एजुकेशन के लिए प्रोग्राम चलाएं, इकोनॉमिक हेल्थ के लिए प्रोग्राम चलाएं, उनकी हेल्थ के लिए प्रोग्राम चलाएं, और खादी और चरखा का क्या करें, यहाँ पर उनको भी फैलाएं। ठीक है, तो लोग यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ डिपेंड होगा तो उनका स्तर सुधरेगा। ये था सेवाग्राम का मेन उद्देश्य। ठीक, उसके बाद बात करते हैं नंबर 7, मार्थेंडम प्रोजेक्ट।
मार्थिंडम प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्टेड बाय स्पेंसर हेच द्वारा शुरू किया था इन 1928। ठीक है, कई बुकों में आपको क्या मिलेगा 1921 मिलेगा, जैसे अरुण कात्यायन में मिलता है, ये अरुण कात्यायन में। बाकी TNAU में भी यही है, TNU में भी यही है और ISRI में भी यही है। ठीक है, तो कहाँ पर स्पेंसर हेंस ने 1928 में मार्थिंडम प्रोजेक्ट शुरू किया था, कहाँ पर, तो नियर मार्थिंडम विलेज केरला, नियर मार्थिंडम विलेज केरला, मार्थिंडम विलेज के पास केरला में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था स्पेंसर हेज ने। अब यहाँ पे क्या किया, स्पेंसर जो हेज साहब थे, इन्होंने एग्रीमेंट किया किसके साथ, याद रखना, जो स्पेंसर हेज है, स्पेंसर हेज एग्रीमेंट विथ यंग मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन एंड क्रिश्चियन चर्च एसोसिएशन फॉर हिज वर्क, मतलब उनके काम के लिए स्पेंसर हेंज ने इस प्रोडक्ट के लिए, मार्थिंडम प्रोजेक्ट के लिए, उनके काम के लिए किसके साथ, यंग मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन और क्रिश्चियन चर्च एसोसिएशन के साथ क्या किया, एग्रीमेंट किया उनके काम के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो मार्थिंडम था उसके आसपास के गांव को इन्होंने सिलेक्ट किया। ठीक है, इन्होंने मार्थिंडम जो है, नियर मार्थिंडम का मतलब ये है कि मार्थिंडम के आसपास जो गांव थे इनको इन्होंने क्या किया, सिलेक्ट किया मार्थिंडम प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, मार्थिंडम प्रोजेक्ट के लिए। और इसका भी पर्पज क्या था, लोगों का डेवलपमेंट करना। इसका भी मेन पर्पज क्या था, लोगों का डेवलपमेंट करना। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे याद रखना एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम कि इन्होंने कितना 100 विलेज सिलेक्ट किए थे, 100 विलेज कवर किए थे। ठीक है, याद रखना 100 विलेज कवर किए थे। और इनका क्या था, 3 पॉइंट प्रोग्राम था। 3 पॉइंट प्रोग्राम क्या था, एक तो था इनका क्या, 3 पॉइंट प्रोग्राम में इनका क्या था, एक तो स्पिरिचुअल, माइंड और बॉडी, मतलब स्पिरिचुअल प्रोग्राम, मेंटल प्रोग्राम और फिजिकल प्रोग्राम, ये 3 प्रोग्राम थे इनके। बाद में इन्होंने इन 3 पॉइंट प्रोग्राम को किस में एक्सटेंड कर दिया, 5 फोल्ड प्रोग्राम में, 5 फोल्ड प्रोग्राम में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे स्पिरिट तो था ही, माइंड भी था, बॉडी भी थी, और क्या आ गया, फिजिक्स भी आ गया, और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट वो भी आ गया। तो जो मार्थिंडम प्रोजेक्ट था उसका मेन उद्देश्य क्या था, लोगों का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट करना, यहाँ इसका उद्देश्य था। 1928 में शुरू किया, स्पेंसर हेज साहब ने शुरू किया। उन्होंने 2 यंग मेन एसोसिएशन और क्रिश्चियन चर्च एसोसिएशन के साथ एग्रीमेंट किया। उन्होंने क्या किया, मार्थिंडम के आसपास 100 गाँव को कवर किया और वहाँ पर 3 पॉइंट, स्पिरिट, माइंड और बॉडी, मतलब बोल सकते हैं स्पिरिचुअल प्रोग्राम, मेंटल प्रोग्राम और बॉडी मतलब फिजिकल प्रोग्राम। यहाँ पर इन्होंने स्पिरिचुअल, माइंड और बॉडी तो रखा था, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, सोशल और इकोनॉमिक्स प्रोग्राम को और ऐड कर दिया था। ठीक है, ये था मार्थिंडम प्रोजेक्ट। मार्थिंडम के बाद बात करते हैं, मार्थिंडम के बाद आ जाओ ग्रो मोर फूड कैंपेन, ग्रो मोर फूड कैंपेन। ठीक है, लगभग 7-8 होगा ये ग्रो मोर फूड कैंपेन प्रोग्राम चलाया। तो ग्रो मोर फूड कैंपेन started by Rural Development Department of British India। इन्होंने शुरू किया था in 1942 and restarted in 1947। मतलब ये रूरल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है ये ब्रिटिश इंडिया ने शुरू किया था 1942 में, और आज़ादी के बाद ये वापस कंटिन्यू कर दिया गया ग्रो मोर फूड कैंपेन। इसका मेन उद्देश्य क्या था,
इसका मेन उद्देश्य क्या था? फुलफिल द नीड ऑफ फूड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो फूड की कमी हो गई थी उसको फुलफिल करने के लिए ग्रो मोर फूड कैंपेन शुरू किया गया था। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था उस समय, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 1881 में बन चुका था, ठीक है, 1881 में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बन चुका था, और उसके पहले 1871 में जो ड्रैक था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रेवेन्यू एंड कॉमर्स था, तो उनके थ्रू क्या किया इन्होंने? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू सीड एंड केमिकल फर्टिलाइजर टू फार्मर थ्रू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थ्रो कर सकते हो, थ्रो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा इन्होंने नए बीज और जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे, जिससे क्या होगा? सीधी सी बात है, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। इसी के बाद से तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ठीक है। तो ये था ग्रो मोर फूड कैंपेन, और ग्रो मोर फूड कैंपेन की वजह से ही कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था, क्योंकि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था, जो इंडिपेंडेंट, जो आज़ादी के बाद शुरू हुआ था, उसमें जो मेन रोल प्ले करता है ये ग्रो मोर फूड कैंपेन, ठीक। इसके बाद जो नंबर 8 होगा, जो भी नंबर होगा, इसके बाद आता है अपना फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं। तो फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम में सबसे पहले समझो कि फिरका का मतलब क्या होता है ना। हम पढ़ते तो हैं फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिरका का मतलब होता है, या तो इसका मतलब आप जाति से ले सकते हो, वर्ग से ले सकते हो, झुंड से ले सकते हो, जत्था से ले सकते हो, इसके मतलब निकलते हैं। मतलब एक समूह की बात हो रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर समूह की बात हो रही है। फिरका डेवलपमेंट मतलब एक पर्टिकुलर समूह की बात हो रही है, एक वर्ग की, एक झुंड की, एक जत्था की और जाति की बात हो रही है। यहाँ पर जाति का मतलब ये नहीं है कि अलग अलग जो हमें बात कर रहा हूँ ना, जाति, एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी, इनकी बात नहीं हो रही है। जाति, वर्ग, समूह, झुंड, जत्था मतलब एक समूह की बात हो रही है। तो फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है स्टार्टेड किया था किसने? स्टार्टेड बाय टी प्रकाशन एंड डी थारूगढ़। इन्होंने शुरू किया था फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम इन मद्रास स्टेट, ठीक है, मद्रास स्टेट में शुरू किया था। क्लियर? अब इनको शुरू करने के पीछे रीजन क्या था? इन्होंने क्या किया? ये इट वाज launched in 1946। फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1946 में। 1946 में ही शुरू हुआ था। 1946 इन 34 फिरका इन मद्रास स्टेट बाय मद्रास गवर्नमेंट। मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा मद्रास स्टेट में 34 फिरका को क्या किया था? इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है, 34 फिरका बनाए थे, ठीक। लेटर ऑन 50 एडिशनल फिरका, ठीक है, एट द रेट ऑफ 2 फिरका इन ए डिस्ट्रिक्ट। 2 फिरका इन ए डिस्ट्रिक्ट मतलब बाद में, ये तो शुरू कर दिया था, लॉन्च किया था 1946 में जब 34 फिरका थे मद्रास स्टेट में, और फिर बाद में इन्होंने क्या किया? 50 एडिशनल और फिरका, कहाँ पर? एक डिस्ट्रिक्ट में 2, ठीक है, एक जिले में 2 फिरका के हिसाब से इन्होंने 50 और यहाँ पर शुरू किए थे। क्लियर है? ये बात हो गई हमारे फिरका डेवलपमेंट की। तो यहाँ पे जो है ना बच्चों, हमारा क्या खत्म होता है? यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है क्या? प्री डिपेंडेंस। तो इसका उद्देश्य क्या था? वही ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल। ये मैं ना भी लिखूँ तो चलेगा, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, यही क्या है? रूरल एक्सटेंशन प्रोग्राम है, मतलब रूरल का डेवलपमेंट ही होगा,
ठीक है, तो यहाँ पे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा। पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में कौन कौन से प्रोग्राम शुरू हुए थे उनकी बात करेंगे। और भी बहुत सारे प्रोग्राम है बच्चों, मैं यहाँ पे मेजर जिनका एग्जाम में डिटेल थोड़ी सी पूछी जाती है उनको डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आपको नोट्स के अंदर लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जिनका डायरेक्ट आपको सन पूछा जाता है, ऐसी चीज़ें जिनका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ऐसी आपको नोट्स में मिल जाएगी। सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे पहला आता अपना इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये है सबसे पहला इटावा पायलट प्रोजेक्ट। क्या आ गया? इटावा पायलट प्रोजेक्ट। अब देखो इटावा पायलट प्रोजेक्ट में क्या है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है कब शुरू हुआ था, याद रखना, स्टार्टेड बाय, ये इटावा पायलट प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्टार्टेड बाय एल्बर्ट मेयर, started by Albert Mayer in 1948 at Maheva, Etawah district, UP by UP गवर्नमेंट, ठीक है। एल्बर्ट मेयर जो क्या है यूपी गवर्नमेंट के अंदर ही थे, तो एल्बर्ट मेयर ने 1948 में महेवा इटावा डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर आता है और यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया था, ठीक है। इनिशियली इन्होंने जो है इन्होंने 64 डिस्ट्रिक्ट्स जो है सिलेक्ट किए थे, ठीक है। इनिशियली 64 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने 64 डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले सिलेक्ट किया था। अब इन 64 डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने किया क्या, इन्होंने वहाँ की जो नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके बेसिस पे इस प्रोजेक्ट को रन किया, ठीक है। वहाँ पे नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशंस का क्या मतलब है, तो याद रखना कि ये जो प्रोजेक्ट है इनिशिएटेड, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, दिस प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन। नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन, आप सोचो सर नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन का मतलब होता है जैसे क्लाइमेट आता है ना, क्लाइमेट हो गया आपका, ठीक, क्लाइमेट आपका हो गया, क्लाइमेट हो गया, सोइल हो गया, फर्टिलिटी हो गई, ये सब क्या थी, वाज नॉर्मल, ये सब क्या थी, नॉर्मल थी, ये सारी नॉर्मल थी। तो इसलिए इसको क्या बोला गया था, इसलिए इस प्रोजेक्ट को क्या बोला गया था, इसलिए इसको बोला गया था एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान, एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान या एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट इसको बोला गया था। क्यों? क्योंकि सारी कंडीशन जो थी वो नॉर्मल थी यहाँ पर, या सारी जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट ये चलाया गया नॉर्मल कंडीशन के अंदर चलाया गया। अब यहाँ पे हुआ क्या, मतलब क्या चलाया गया, इसको पायलट क्यों बोला, पायलट प्रोजेक्ट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस किया जाता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर थिंग पर फोकस किया जाता है, मतलब बोल सकते हैं फोकस ऑन ए पर्टिकुलर एरिया, ऐसा बोल सकते हैं। तो फोकस ऑन ए पर्टिकुलर एरिया, मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर फोकस किया गया है, इसलिए इसको पायलट बोला गया, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं कि स्पेसिफाई एरिया में इस पर काम किया गया। अब जैसे एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान मतलब नॉर्मल इन्वायरमेंट कंडीशन में ये प्रोजेक्ट चलाया गया, हो सकता है कि क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चलाया गया हो, ठीक है, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चलाया गया हो, तो सारी कंडीशन नॉर्मल कंडीशन रखी गई, वहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में चेक किया गया और एक पर्टिकुलर एरिया पर यहाँ पर फोकस किया गया, ठीक है, इसलिए इसको पायलट प्रोजेक्ट बोला गया। और पायलट प्रोजेक्ट क्यों बोला गया, तो इसका एक और रीज़न है, ड्यू टू पायलट प्रोजेक्ट इसलिए बोला गया क्योंकि तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो शुरू किया गया था आफ्टर द सक्सेस ऑफ, ड्यू टू द सक्सेस ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट क्यों बोला जाता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ड्यू टू द सक्सेस ऑफ इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इटावा पायलट प्रोजेक्ट की सक्सेस की वजह से ही कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था, इसलिए इसको पायलट प्रोजेक्ट भी बोला जाता है, या इसको फोर रनर प्रोजेक्ट बोला जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ठीक है। इसमें जो मेन रोल प्ले किया था, मेन रोल जो प्ले किया था
मेन जो रोल प्ले किया है वो किसने किया है, याद रखना क्या आ जाएगा, मल्टी पर्पज विलेज लेवल वर्कर। मल्टी लेवल विलेज लेवल वर्कर जो थे, यहाँ का मेन आउटकम था इटावा पायलट प्रोजेक्ट का। समझ में आ गया इटावा पायलट प्रोजेक्ट क्या है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में काम करना और वहाँ की जो सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसको नॉर्मल रख के काम किया गया। ठीक है, कब 1948 में किसने शुरू किया, एल्बर्ट मेयर ने शुरू किया। और इसी के सक्सेस के बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था। तो पहला ये हो गया 1948। फिर 1948 में एक और आया था, सेकेंड अगर बात करें तो नीलखोरी प्रोजेक्ट। नीलखोरी प्रोजेक्ट, अब देखो नीलखोरी प्रोजेक्ट को मजदूर मंजिल भी बोला गया और रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन भी बोला गया। क्यों बोला गया, ये प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था, इट वाज स्टार्टेड बाय एसके डे द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक, फॉर व्हाट, किस पर्पज के लिए, पर्पज क्या था, इसका पर्पज था प्रोवाइड शेल्टर फॉर 7,000 immigrants फ्रॉम पाकिस्तान से जो 7,000 इमिग्रेंट्स, मतलब जो 7,000 शरणार्थी आए थे, उनको जगह देने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया था, मजदूर मंजिल या रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट या नीलखोरी प्रोजेक्ट। ठीक है, एसके के द्वारा। ठीक, नीलखोरी प्रोजेक्ट कब चलाया गया था, याद रख लेना 1948 में। तो आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो वहाँ से कुछ लोग आना चाह रहे थे तो उनको वापस लाया गया था यहाँ पे। ठीक है, ये बात थी। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 में, इसमें आ जाएगा सर्वोदया। ठीक है, भूदान और ग्रामदान, ये 3 आंदोलन चलाए गए, सर्वोदय आंदोलन, भूदान आंदोलन, ग्रामदान आंदोलन। ये 1950 में चला, ये 1951 में चला, ये 1952 में चला। सबको चलाया किसने, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने इसको चलाया था, सर्वोदय, भूदान और ग्रामदान। तो बस इसमें इतना याद रखना है इनके सर और किसने चलाया था। 1950, 51, 52 में सर्वोदय, भूदान और ग्रामदान। ठीक, ना बात करते हैं हम नंबर जो भी हो गया 3, 3, 6, एक और शायद में भी 5 होगा। ये आ गया अपना कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलो, या प्रोग्राम की जगह आप क्या बोल सकते हो, प्रोजेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट की जगह आप इसको मेथड भी बोल सकते हो, मेथड की जगह आप इसको प्रोसेस भी बोल सकते हो। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलो, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोलो, कम्युनिटी डेवलपमेंट मेथड बोलो, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोसेस बोलो। ठीक है, कब शुरू हुआ था, तो याद रखना ये शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1952 एट दी डेट ऑफ बर्थ किसकी, मोहनदास करमचंद गांधी जी की। जो महात्मा गांधी थी उनके जन्मदिन के दिन ही कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू किया गया था। इनिशियली ये जो है 55 कम्युनिटी प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। कितने, 55 कम्युनिटी प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे सिस्टमेटिक में आपको बताने वाला हूँ, सारी चीज़ याद रह जाएगी, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इनिशियली जो है 55 कम्युनिटी प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। अब ये कैसे शुरू किए गए थे, 55 कम्युनिटी प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे विद द एग्रीमेंट ऑफ 3 ईयर, किसके साथ, इंडो यूएसए। ठीक है, विद द एग्रीमेंट ऑफ इंडो यूएसए फॉर 3 ईयर, याद रखना, विद द किसके साथ, एग्रीमेंट ऑफ इंडो यूएसए फॉर 3 ईयर्स, मतलब 3 साल के लिए अमेरिका और इंडिया के एग्रीमेंट पर 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे इनिशियली। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ को समझना, मैं ग्राफ वाइज समझाऊंगा इसको। अब ये 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे। ठीक है, इसमें से तो ईच प्रोजेक्ट मैं ले रहा हूँ, ईच प्रोजेक्ट
55 में से बात कर रहा हूँ, ठीक है, किस में से, 55 में से ईच प्रोजेक्ट। अब ईच प्रोजेक्ट के अंदर बात करूँ तो ईच प्रोजेक्ट के अंदर क्या था, क्या थे, 300 डेवलपमेंट ब्लॉक थे, ठीक है, 300 क्या थे, 300 डेवलपमेंट ब्लॉक, 300 क्या थे, डेवलपमेंट ब्लॉक थे, 300 डेवलपमेंट ब्लॉक, 300 डेवलपमेंट ब्लॉक थे, ठीक है। तो इनिशियली जो है ईच प्रोजेक्ट के अंदर मतलब क्या था, यहाँ पे एक प्रोडक्ट के अंदर कितने थे, 300 डेवलपमेंट ब्लॉक थे। अब 300 डेवलपमेंट ब्लॉक के अंदर लगभग 400 से लेके 500 क्या था, स्क्वायर माइल एरिया था, और लगभग यहाँ पर कितने, 2 लाख पीपल थे, 2 लाख लोग थे, ठीक है। ये एक की बात कर रहा हूँ, समझना, ये एक की बात हो रही है। टोटल 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है शुरू किए गए थे शुरुआती दौर में, ठीक है, कितने, 55 कम्युनिटी प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे, किसके एग्रीमेंट, इंडोर यूएसए 3 साल का एग्रीमेंट था। तो 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट में ईच प्रोजेक्ट के अंदर मतलब ईच कम्युनिटी डेवलपमेंट या ईच कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अंदर 300 तो डेवलपमेंट ब्लॉक थे, 400 से 500 स्क्वायर माइल एरिया कवर किया गया था, लगभग 200 लोगों को कवर, 2 लाख लोगों को कवर किया गया था एक के अंदर। तो ऐसे 55 है, तो इन सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा 55 में, इतना नहीं जाना, ठीक। एक की बात करते हैं। अब ईच प्रोजेक्ट या ईच डेवलपमेंट प्रोडक्ट नहीं, ईच प्रोजेक्ट 300 इन ईच प्रोजेक्ट, मतलब कितने थे, 55 प्रोजेक्ट थे ईच प्रोजेक्ट में, एक प्रोजेक्ट में 300 विलेजेस, ईच प्रोजेक्ट, अरे यार हाँ सही तो लिखा, ईच प्रोजेक्ट में 300 विलेज थे, सही लिखा था यार, ईच प्रोजेक्ट में 300 डेवलपमेंट ब्लॉक थे। डेवलपमेंट ब्लॉक थे, ठीक है, 300 डेवलपमेंट ब्लॉक थे, सही है, 300 डेवलपमेंट ब्लॉक ही थे, इसलिए तो बोल रहा हूँ कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। अब 300 डेवलपमेंट ब्लॉक थे, तो ईच ब्लॉक में मैं क्या लिख रहा हूँ, ईच डेवलपमेंट ब्लॉक, 300 ब्लॉक थे, 300 में से ईच डेवलपमेंट ब्लॉक में, ईच डेवलपमेंट ब्लॉक में क्या था यहाँ पे, इस डेवलपमेंट ब्लॉक में इनको क्या थे, 100 विलेजेस से 150 स्क्वायर माइल एरिया कवर किया गया था, और लगभग कितने, 60,000 से 70,000 क्या थे, लोग थे। समझना, 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे, उसमें से ईच प्रोजेक्ट में 300 डेवलपमेंट ब्लॉक, 400 से 500 स्क्वायर माइल एरिया और 2 लाख लोग थे। अब ईच डेवलपमेंट ब्लॉक में कितने थे, मतलब ये जो था इसको किस में, 3 डेवलपमेंट ब्लॉक में डिवाइड किया गया था, समझना, ठीक है। अगर मैंने बोला कि ईच में 100 विलेज थे तो कितना होगा, 3 में डिवाइड करेंगे तभी 300 होगा। तो ये जो पूरा डेवलपमेंट ब्लॉक है, ये जो पूरा डेवलपमेंट 300 डेवलपमेंट ब्लॉक थे, इनको 3 में डिवाइड किया, कितने, 3 डेवलपमेंट ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, याद रखना, 3 डेवलपमेंट ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, इनको 3 में डिवाइड कर दिया, और 3 में डिवाइड किया तो एक में 100 थे, 150 माइल एरिया और 60 से 70 लोग हो गए, 3 का गुणा करेंगे तो वापस ऊपर वाला आ जाएगा। अब क्या हो गया, ईच डेवलपमेंट ब्लॉक या ईच विलेज में बोलते कितने थे, 100 विलेज थे, ठीक है, 100 गांव थे। इन 100 गांव को फिर से क्या किया, 10 से 15 विलेज ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 10 से 15 विलेज ग्रुप में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब इन 10 से 15 विलेज ग्रुप में डिवाइड किया, यहाँ पर क्या रखा, चार्ज किसको दिया, इनका चार्ज दिया विलेज लेवल वर्कर को, ठीक है, विलेज लेवल वर्कर को। और इन विलेज लेवल वर्कर को अभी क्या बोला जाता है, नाउ बोला जाता है वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोला जाता है। समझ में आ गई चीज़ें, ये पूरी कहानी थी कम्युनिटी डेवलपमेंट। 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे, ईच प्रोजेक्ट में 300 डेवलपमेंट ब्लॉक थे, 400 से 500 माइल एरिया था और 2 लाख लोग थे। उसमें से 3 डेवलपमेंट ब्लॉक में डिवाइड किया तो एक डेवलपमेंट में 100 गाँव थे, 150 माइल एरिया था और 60-70 लोग थे। फिर 100 गाँव को 10 से 15 गाँव के ग्रुप बना लिया, उन ग्रुप का चार्ज किनको दे दिया, गाँव का 10 से 15 का विलेज लेवल वर्कर को, जिनको अभी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ें। चलिए, अब यहाँ पे क्या था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किसने किया था, ये याद रखना। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है
लॉन्च्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो हमारे देश के क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे, इनके द्वारा जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है। ठीक है, चलिए अब इसी से मिलता जुलता एक था क्या, अब ये देखो, ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये 1963 में जो है होल इंडिया कवर कर लिया था, होल इंडिया कवर। ठीक है, 1963 में जाके इसने पूरे इंडिया को कवर किया था। क्लियर। चलिए अब इसके बाद जो प्रोजेक्ट आता है वो है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। अब नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ये कब आया, ये आया 1953 में, सेम टाइम। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इसको छोड़, इतना ही समझ लो, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में आया था। यहाँ पर क्या था, एक जो था स्टाफ रखा गया था यहाँ पे। ठीक है, स्टाफ बेसिस पे था, ये स्टाफ बेसिस पे था, और स्मॉल फंड अलॉट किया गया था। स्मॉल फंड यहाँ पर अलॉट किया गया था, किसके लिए, इन स्टाफ बेसिस के लिए। और इसका मेन पर्पज क्या था कि सेल्फ हेल्प कर सके इसके थ्रू। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्यूपिल, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सेल्फ हेल्प। ठीक है, सेल्फ हेल्प इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का ये मतलब था, ये 1953 में आया। इसमें क्या है, फंड जो है लिमिटेड रखा, स्टाफ रखा गया, इसमें मेंबर रखे गए, जिनको ये फंड इसलिए रखा गया ताकि इनको हम पैसा पे कर सकें और ये अपना डेवलपमेंट खुद से कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प डेवलपमेंट जो करें ये खुद से कर सके, सेल्फ हेल्प अपनी कर सके, इसलिए शुरू किया गया था। ठीक है, शुरू किया गया था। बाद में जो है इसका फंड बढ़ा दिया गया, बाद में इसका फंड क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया, इसका फंड बढ़ा दिया गया। ठीक है, और इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक में अंदर। ठीक है, अब इसको क्या किया, कन्वर्ट किया, कन्वर्टेड इन कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक में, इसको कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक कर दिया। एंड बजट आल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, बजट भी बढ़ा दिया गया, बजट भी हाई कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, बस इतना ही आपको देखना है इसके अंदर। सेल्फ हेल्प की बात यहाँ पे की गई थी। ये हो गया 1953 वाला मामला। और कुछ बचा इसमें, हाँ, 1953 के बाद आप आ सकते हो क्या, पंचायती राज। पंचायती राज या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं इसको। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझना, ये डेमोक्रेटिक को हम छोड़ेंगे तो ये होता है डेमोस और क्रेसी, डेमोस और क्रेसी। ठीक है, डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ रूल्स। तो यहाँ पे हो गया रूल फॉर पीपल्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूल्स ऑफ पीपल, लोगों के नियम या लोगों की सरकार। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट इज गवर्नेंस ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। मतलब ये क्या है, इट इज गवर्नेंस ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मतलब लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा सरकार। तो गवर्नमेंट ऑफ पीपल, लोगों की सरकार बोल सकते हो, लोगों के लिए, और लोगों के लिए जो है लोगों की ये सरकार है, पंचायती राज को बोला जाता है। इसमें आपको मेन चीज़ याद क्या रखना, ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्टेड 1958, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में सबसे शुरू कर दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 2 अक्टूबर 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन हुआ था, किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज शो शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं इनॉग्रेशन
बाय PM पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो राजस्थान जो है पहला राज्य है जहाँ पर पंचायती राज जो है पूरे राज्य के अंदर आया था। शुरू तो मद्रास में हो गया था, लेकिन आंध्र प्रदेश में हो गया था, लेकिन आंध्र प्रदेश में पूरे राज्य के अंदर नहीं था ये सिर्फ एक आध दो जगह पे था, लेकिन राजस्थान के अंदर पूरे राज्य के अंदर था। इसलिए सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था, तो राजस्थान का ही नाम आता है। ठीक, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, और चंबल में भी शुरू हुआ था कहाँ, MP में चंबल के आसपास सबसे पहले शुरू हुआ था ये। क्लियर है। पंचायती राज के बाद और कुछ है हमारे पास। हाँ, पंचायती राज में एक चीज़ और देख लो, ये 3 टायर सिस्टम होता है। ठीक है, किसने दिया था ये पंचायती राज सिस्टम, याद रखना, बलवंत राय मेहता ने दिया था 1958 में। कौन सा, 3 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम दिया था। क्या था, पहला था किस पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर ब्लॉक लेवल पर, और फिर विलेज लेवल पर। जो अभी भी हमारे यहाँ यही चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या था, जिला परिषद। यहाँ पे क्या था, यहाँ आ जाएगा पंचायत समिति या पंचायत मंडल बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा ग्राम पंचायत। और यहाँ पे क्या था, इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, ग्राम सभा। बेसिक यूनिट क्या होती है, ग्राम सभा। पंचायत राज की सबसे बेसिक यूनिट होती है ग्राम सभा। क्लियर है, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद और भी सारी चीज़ें बच्चों, लेक्चर हमारा लंबा हो रहा है। इसके बाद की जो चीज़ें हैं ना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हमारा ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम है। ठीक है, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम है, KVK है, आत्मा है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।